बच्चों ये जो आपका अपना चैनल है क्विक प्रेप, इसके ऊपर जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आप बच्चों को जो प्रोवाइड कराया गया है, फिर चाहे वो 11th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का हो, तो आपने बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस किया है। और आपका ये जो रिस्पांस है मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो को बनाता रहूं और आपको एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो बच्चों आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। अगर आप भी चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला आप बच्चों के लिए ऐसे ही बने रहे और हम एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ आप बच्चों के लिए वीडियो को बनाते रहे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं सोशियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में अब की बार जो है क्वेश्चन वो एमसीक्यू के फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन आएंगे वही आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो काफी रिसर्च करके निकाले गए सिर्फ आप बच्चों के लिए, ताकि आप एग्जाम में काफी अच्छे नंबर गेन कर सकें। और आपके लिए पूरी फैसिलिटी भी रखी गई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, वो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, सीबीएसई या फिर ऑल अदर स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट आपके लिए ज़रूरी थी, लेकिन एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो लेसन देखना चाहिए, इस बात की मैं रिकमेंडेशन आपको जरूर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है नरेगा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2016, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2004, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2007 या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बात की गई है, NREGA की फुल फॉर्म। तो चारों की जो फुल फॉर्म है वो इक्वली है, यानी कि बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट जो है वो एक्ट से रिलेटेड है। ये जो नरेगा था वो कब बना था ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये नरेगा क्या था? काफी इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आयु संरचना वितरण में कौन सा जो वर्ग है वो आश्रित नहीं है। आश्रित मतलब होता है डिपेंडेबल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं। ए कहता है कि 0 से 13 वाला, बी कहता है 14 से 59 वाला, सी कहता है 60 से प्लस वाला और डी कहता है 90 से प्लस वाला। तो काफी इजी सा है। ऑप्शन नंबर जो बी है 14 से 59 वाला, ये जो वर्ग है वो आश्रित नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिव है। कहने का मतलब ये शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, और इसी वर्ग से जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्यशील वर्ग इसे ही कहा जाता है। और यही वर्ग है जो समाज के अंदर अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में सहायता देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था वो कौन सा था। ऑप्शन देखिए, गोवा, सिक्किम, झारखंड या फिर गुजरात। तो काफी इजी सा है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो आंसर है वो गोवा लगा देते हैं, क्योंकि गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य माना जाता है, लेकिन कम जनसंख्या वाली बात की जा रही है तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य है। तो आप ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार, आज की नहीं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है वो भी जनगणना से रिलेटेड है, 2011 की। क्या बात कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो बच्चे आराम से कर ही लेंगे। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो जो बच्चों उत्तर प्रदेश है वो इसका करेक्ट आंसर है, और आज के समय में उत्तर प्रदेश इक्वल टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कह रहा है कि सही कथन को पहचाने। तो बच्चों जो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन देखिए क्या बात कह रहा है। ए कहता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। बी कहता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन आकारिक जनसांख्यिकी कहलाता है।
और सी कहता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन प्राकृतिक जनसांख्यिकी कहलाता है, और वहीं डी बात करता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन पारदेशिक जनसांख्यिकी कहलाता है। तो काफी इजी सा है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया था। तो ऑप्शन ए जो है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है, जिसके अंदर जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, लिंग अनुपात, ये सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है और इसी कारण इसे सुव्यवस्थित अध्ययन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बात कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु वाला राज्य कौन सा था। तो बच्चों सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य की बात की जा रही है, ध्यान देना। ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश, बी कहता है हरियाणा, सी कहता है मध्य प्रदेश और डी कहता है नागालैंड। तो बच्चा इसका जो करेक्ट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश था, जहां पर सर्वाधिक शिशु मृत्यु वाला ये राज्य बना था। तो ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी जनगणना से रिलेटेड है 2011 की, कि वो बात कह रहा है कि न्यूनतम शिशु मृत्यु वाला राज्य कौन सा था। अभी हमने मैक्सिमम पढ़ा, अब हम मिनिमम के बारे में जानेंगे। ऑप्शन देखिए सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मणिपुर राज्य, जहां पर 2011 में न्यूनतम शिशु मृत्यु वाला राज्य बना था। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो मणिपुर है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य है और पूर्वोत्तर राज्यों में से ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी जो कैपिटल है वो बच्चों को नहीं पता होती। तो आप मुझे कॉमेंट करके मणिपुर की राजधानी बताना कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसमें किस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था। तो ये बच्चों आपके लेसन से उठाया गया क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन की अच्छी जानकारी है तो ये आपके लिए काफी तुच्छ सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ग्रामीण योजना को, किसान योजना को, परिवार नियोजन कार्यक्रम को या फिर शिक्षण नियोजन कार्यक्रम को। तो काफी सिंपल सा है, करेक्ट आंसर इज सी, परिवार नियोजन को आपातकाल की वजह से काफी गहरा धक्का लगा था, क्योंकि इसके अंदर महिला की नलिका बंदी और पुरुषों की नसबंदी कराई गई थी, जबरदस्ती वो भी। तो आप ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि मोल्थस के द्वारा दिया गया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुझाव था, तो कौन सा था बच्चों। ये भी मैंने काफी डीप तरीके से आपको समझाया था। ऑप्शन देखिए क्या पता आपको याद आ जाए, प्राकृतिक अवरोध, सामाजिक अवरोध, ए और बी दोनों ही, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अवरोध। अगर यहां पर कृत्रिम अवरोध भी होता तो ए और बी दोनों ठीक हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पर कृत्रिम की जगह सामाजिक दिया गया है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है आप बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कह रहा है कि डेमोग्राफी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी से भी रिलेटेड, और खासकर उससे जो कि चैप्टर की थीम है, क्योंकि यहां पर बात डेमोग्राफी से ही हो रही है। तो ये किस भाषा से मिलकर बना है। ऑप्शन देखिए जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर लातीनी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लातीनी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमो और ग्राफी दोनों का जिक्र दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग बनता है वो है लोगों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात था। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन देखिए 944 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, या फिर 965 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, या फिर ऑप्शन डी कहता है कि 972 महिलाएं 1000 पुरुष पर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर 2011 की जनगणना के अनुसार थी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अभी के समय यानी कि 2020 या 19 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत के अंदर स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, क्योंकि करंट नॉलेज आपको होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों आपके लाइक करने से ये वीडियो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वाकई में इस वीडियो के अंदर कुछ क्वालिटी कंटेंट है, तभी वह उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है जो कि आप जैसे ही स्टूडेंट है और पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 12 बात करता है कि इनमें से कौन सा एक थॉमस मोल्थस का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुझाव था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए मानव निर्मित, सामाजिक अवरोध, आर्थिक अवरोध या फिर प्राकृतिक अवरोध। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक अवरोध।
तो इसके अंदर थॉमस मोल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दो सुझाव दिए थे। एक तो कृत्रिमता और दूसरा यही था प्राकृतिक अवरोध। तो प्राकृतिक अवरोध में उन्होंने जो बात कही थी, जैसे कि देरी से विवाह करना, सेक्सुअल जो रिलेशन होता है उसके ऊपर कंट्रोल रखना और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इन वजहों से जो जनसंख्या नियंत्रण है उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये सब बातें मैंने आपको चैप्टर में समझाई थी, तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बात कहता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में किस अवस्था में जन्म दर यानी बर्थ रेट और मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट ऊंचे स्तर पर होते हैं। तो बच्चों, जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर 5 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, माफ कीजिएगा 4 और 6 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बच्चों प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर ऊंचे स्तर पर देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता है कि दूसरे और तीसरे स्तर में क्या होता है जन्म दर और मृत्यु दर का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कह रहा है कि जन्म दर से आशय है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों के आगे जीवित शिशुओं की दर, प्रति 1000 महिलाओं के आगे जीवित शिशुओं की दर, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर, प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित शिशुओं की दर। तो बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सारे के ऑप्शन आपको मिलते जुलते मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बात जन्म दर की हो रही है तो इसलिए जीवित लगाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 15वां क्या बात कहता है कि मृत्यु दर से आशय है। अगर आपने जन्म दर का आंसर दे दिया तो आप मृत्यु दर का भी दे सकते हैं। तो बच्चों, आप ये ऑप्शन देखिए, आराम से पढ़िए और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आज का आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी सा हो गया, अब तो आप आंसर दे ही दोगे, जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कह रहा है कि वर्ष 2019 में यानी लास्ट ईयर ही भारत की जो साक्षरता दर थी यानी जो लिटरेसी रेट था वो कितना था। और यहाँ पर बात की जा रही है नगरीय जनसंख्या के आधार पे, आप ध्यान दीजिएगा, नगरीय। ठीक है, ऑप्शन देखिए 75%, 75.5%, 78.5% या फिर 79.5%। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका 79.5% लिटरेसी रेट तक जनसंख्या किसकी? नगरीय जनसंख्या के आधार पे। तो आप ये ध्यान रखना, गूगल भी आप सर्च कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो वो है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में जो जबरदस्ती का वैधीकरण किया गया था वो किसका किया गया था खासकर? ऑप्शन देखिए, गरीब लोगों का, शक्तिहीन लोगों का, सरकारी कर्मचारी का या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सिंपल सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, तीनों का ही राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में जबरदस्ती से वैधीकरण किया गया था। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पहले भी आया था जो आपातकाल से संबंधित था। तो ऐसे क्वेश्चन सिमिलर टाइप में आपको देखने को मिलते हैं ताकि आप बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर ना कर दो। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो बात कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य था वो कौन सा था? ऑप्शन देखिए, केरला, मणिपुर, गोवा या फिर मेघालय। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर सी, गोवा जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य था। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा था? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजस्थान। तो ध्यान देना, कई बार बच्चे उत्तर प्रदेश को टिक लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ना वह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वहीं जब बात की जाए क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से तो वह राजस्थान है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अक्सर एक्साइटमेंट में बच्चे ऐसे ही गलत करके आते हैं। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, एक क्षेत्र विशेष में 1000 महिलाओं के पीछे पुरुषों की जनसंख्या, एक क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या, एक क्षेत्र विशेष में 1000 महिलाओं के आगे पुरुषों की संख्या यानी जनसंख्या, एक क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुषों के आगे महिलाओं की जनसंख्या। तो काफी सारे ही क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, मेन सेम लग रहे हैं।
तो ऐसी कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वैसे तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि एक क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की जनसंख्या होती है वही स्त्री पुरुष अनुपात कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से मीनिंग पूछा गया और वहां पे ऑप्शन में कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। तो बच्चों ये था आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के टॉप 20 MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। बच्चों क्वेश्चन आंसर की सीरीज में जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको जल्द ही करा दिए जाएंगे। कंटेंट उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो आप बच्चों प्लीज हमें सपोर्ट दिखाइएगा, अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे आप बच्चों के लिए। PDF से रिगार्डिंग आपको जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।